जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसीसी एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जिसकी स्थापना 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन यूएनसीईडी में की गई थी। न्यूयॉर्क शहर में वार्ता आयोजित हुई। वर्ष 1992 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए तथा वर्तमान में इसके कुल 198 पक्षकार हैं। 197 देश प्लस यूरोपीय संघ भूमिका और उद्देश्य में यूएनएफसीसीसी की प्राथमिक भूमिका विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर वार्ता के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना है जिसे प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य खतरनाक जलवायु परिणामों को रोकने के स्तर पर वातावरण में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को स्थिर करना है तथा यह स्वयं कोई बाध्यकारी सीमा निर्धारित नहीं करती है। विविध स्थिति यूएनएफसीसीसी को कानूनी रूप से गैर बाध्यकारी माना जाता है, परंतु इसके तत्वाधान में वार्ता के जरिए कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रोटोकॉल के लिए आधार प्रदान करता है। पार्टियों का सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूएनएफसीसीसी का निर्णयकारी निकाय है जो अभिसमय के सभी पक्षकार राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके कारण की उचित कार्यान्वयन की समीक्षा करने और प्रभावी कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक रूप से इसकी बैठकें आयोजित की जाती हैं। वर्ष 1994 यूएनएफसीसीसी के गठन के बाद प्रथम सम्मेलन 1995 में बर्लिन में आयोजित हुआ। वर्ष 1995 में पक्षकार राष्ट्रों द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रति वैश्विक जवाबदेही को मजबूती प्रदान करने हेतु एक समझौते को लाया गया एवं 2 वर्ष पश्चात इसे 1997 में कॉप 3 में अपनाया गया जो यूएनएफसीसीसी का क्योटो प्रोटोकॉल कहलाता है। क्योटो प्रोटोकॉल कॉप 3 1997 क्योटो प्रोटोकॉल अवलोकन 11 दिसंबर 1997 को अपनाए गए। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन कम करना है। यह 16 फरवरी 2005 को 192 हस्ताक्षरकर्ताओं 2022 तक के सहयोग से लागू किया गया। लक्षित ग्रीनहाउस गैसें 6 ग्रीनहाउस गैसों को शामिल किया गया: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड, SF6। प्रतिबद्धताएं औद्योगिक राष्ट्रों अनुबंध 1 राष्ट्र पर ध्यान केंद्रित किया गया जिसमें सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व के सिद्धांत के तहत उन्हें उत्सर्जन में कटौती करने को कहा गया। पहली प्रतिबद्धता अवधि अनुबंध भी लक्ष्य वर्ष 2008 से 2012 के दौरान उत्सर्जन को 1990 के स्तर से औसतन 5% कम करना है। बाजार तंत्र में अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार उपर्युक्त उत्सर्जन अनुमतियां अन्य देशों को बेचना है। स्वच्छ विकास तंत्र CDM ऋण के लिए विकासशील देशों में उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं में निवेश करना है। संयुक्त कार्यान्वयन JI अनुबंध 1 देशों के बीच उत्सर्जन कटौती परियोजनाओं का सहयोग करना है। निगरानी और अनुपालन उत्सर्जन की निगरानी समीक्षा सत्यापन अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्थापित प्रणालियों का निर्माण करना। विकसित देशों के उत्सर्जन को कठोरता से निगरानी की गई है जबकि विकासशील देशों ने स्वेच्छा से भागीदारी की। दोहा संशोधन 2012 8 दिसंबर 2012 को अपनाया गया। नए लक्ष्यों के साथ दूसरी प्रतिबद्धता अवधि 2013 से 2020 आरंभ की गई। 1990 के स्तर से 18% नीचे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। अद्यतन ग्रीनहाउस गैस सूची और दूसरी प्रतिबद्धता अवधि को संबोधित करने वाली संशोधित सामग्री विकासशील राष्ट्र बाध्यकारी लक्ष्यों से छूट दी गई लेकिन उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं जैसे भारत चीन और जैसे राष्ट्रों के माध्यम से कार्बन क्रेडिट अर्जित करना और व्यापार किया जा सकता है। यूएनएफसीसीसी के पक्षकार यूएनएफसीसीसी की
पक्षकारों को उनकी प्रतिबद्धताओं के आधार पर 3 समूहों में विभाजित किया जाता है। अनुबंध या परिशिष्ट एक देश में बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों के साथ विकसित राष्ट्र और संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्थाएं EIT सम्मिलित राष्ट्र में अधिकांश यूरोपीय राष्ट्र, कनाडा, जापान, रूस प्रतिबद्धताएं ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए बाध्यकारी लक्ष्य। अनुबंध 2 या परिशिष्ट 2 वाले देश। अनुबंध 1 के ऐसे सभी देश जो संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्थाओं नहीं हैं, उन्हें विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना आवश्यक है। विकसित अनुबंध राष्ट्र जैसे यूएसए, यूके और जर्मनी उत्सर्जन में कमी अनुकूलन के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने होंगे। गैर अनुबंध देश में विकासशील देशों को प्रोटोकॉल के तहत उत्सर्जन को सीमित करने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें चीन, भारत, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र। उत्सर्जन की कमी के लिए कोई बाध्यकारी प्रतिबद्धता नहीं है। गैर अनुबंध देशों में क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत लचीला बाजार तंत्र संयुक्त कार्यान्वयन जब एक औद्योगिक राष्ट्र दूसरे औद्योगिक राष्ट्र में उत्सर्जन कटौती परियोजनाओं में निवेश करता है तो कम की गई राशि का आकलन निवेशक के कुल उत्सर्जन के साथ मिलाकर किया जाता है। स्वच्छ विकास तंत्र जब एक औद्योगिक राष्ट्र दूसरे विकासशील देश के उत्सर्जन कटौती परियोजनाओं में निवेश करता है तो कम की गई राशि का आकलन निवेशक के कुल उत्सर्जन कटौती के साथ मिलाकर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार औद्योगिकृत देश उत्सर्जन क्रेडिट खरीद और बेच सकते हैं। वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट NVDF सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान जारी की गई एक स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी रणनीतिक घोषणा है। इसका प्राथमिक और सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2030 तक प्राकृतिक वनों की हानि अर्थात वनों को समाप्त करना है। इस घोषणा पर सरकारों, निजी क्षेत्र की कंपनियों, नागरिक समाज संगठन तथा स्वदेशी समूहों सहित विभिन्न हितधारकों ने हस्ताक्षर किए हैं, जो वन संरक्षण एवं बहाली के लिए एक सामूहिक प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। NYDF जिसे 2020 का वनोन्मूलन को 50% तक कम करने के लिए प्रारंभिक लक्ष्य रखा गया था, यह भी प्रतिबद्धता व्यक्त करता है कि 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि और वनों को बहाल किया जाएगा। यह घोषणा वनों की कटाई को कम करने सतत वन प्रबंधन का समर्थन और वन निर्भर समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखा के रूप में कार्य करती है। यद्यपि लक्ष्यों की प्राप्ति से धीमी प्रगति के कारण इसके कार्यान्वयन में चुनौती बनी हुई है। पेरिस जलवायु समझौता COP21 पेरिस जलवायु समझौता जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे 12 दिसंबर 2015 को पेरिस, फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 में 196 पक्षकारों के द्वारा अपनाया गया। लागू 4 नवंबर 2021 को हुआ। उद्देश्य वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के समग्र लक्ष्य रखा गया है। विकसित देशों ने वर्ष 2020 तक जलवायु वित्त में प्रति वर्ष लगभग $100 अरब एकत्रित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। संबंधित देश स्वैच्छिक ग्रीनहाउस गैस कटौती लक्ष्य NDC निर्धारित करते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष में उन्हें महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ अद्यतन करने का प्रयास करते हैं। वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वर्ष 2030 तक 43% की कमी आवश्यक है। शुद्ध शून्य वर्ष का संकलन करने भारत को लक्ष्य 2070 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य है। चीन, रूस, इंडोनेशिया, सऊदी अरब का 2060 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य है। तुर्की का 2053 में शुद्ध शून्य लक्ष्य। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जापान, अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, UK, अमेरिका
का 2050 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य है। जर्मनी का 2045 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य है। ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट, यह पेरिस जलवायु समझौते 2015 के तहत स्थापित एक आवधिक समीक्षा तंत्र रिपोर्ट है जो प्रत्येक 5 वर्ष में प्रकाशित होती है। इसकी अपनी रिपोर्ट वर्ष 2023 में प्रकाशित हुई थी। उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और नवीनीकरण ऊर्जा में स्थानांतरण के लिए उद्देश्यों के प्रयासों का मूल्यांकन करना है। मुख्य निष्कर्ष रिपोर्ट ने पेरिस समझौते के उद्देश्यों की दिशा में प्रगति की महत्वपूर्ण कमी को रेखांकित किया, जिससे गहन वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता को बल मिला। महत्वपूर्ण सिफारिश में वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य CO2 उत्सर्जन के लक्ष्य के साथ वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को वर्ष 2030 तक 43% और 2035 तक 60% तक कम करना अनिवार्य है। जीवाश्म ईंधन से दूर जाने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने में सरकारों को सहायता करनी है, जिससे न्यायसंगत तथा समावेशी आर्थिक परिवर्तनों पर बल दिया जाए। प्रभाव रिपोर्ट का G20 नेताओं की घोषणा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, जिसने नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव से जुड़ी पर्याप्त वित्तीय आवश्यकताओं को पहली बार मान्यता दी है, जैसे 2030 में पहले विकासशील देशों के लिए $5.8 से $5.9 ट्रिलियन की आवश्यकता है। भू अभियांत्रिकी, इसमें सौर विकिरण का प्रबंधन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों को अलग करना शामिल है। 2045 तक व्यर्थ ग्रीनहाउस गैस के 85% उपयोग को कम करना, इसे पुनः उपयोग को बढ़ावा देना है। ऑफसेट नवीकरणीय ऊर्जा, आभासी बिजली खरीद समझौते, नवीकरणीय ऊर्जा क्रेडिट, कार्बन ऑफसेट, हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र। वर्ष 2027 तक परमाणु रिएक्टर का उपयोग शुरू करना है। निर्माण सामग्री में निहित कार्बन, निर्माण में निषिद्ध कार्बन कैलकुलेटर। 2025 तक भवनों के लिए नेट जीरो मानक स्थापित करना है। उत्सर्जन व्यापार, ऊर्जा की बचत प्रमाण पत्र, ESR, प्रदूषण भुगतान सिद्धांत, कार्बन पावर ग्रिड, विद्युतीकरण, चार्जिंग स्टेशन, भवन प्रणालियों के 100% विद्युत शक्ति सुनिश्चित करने के लिए 2035 तक 100% बिजली नवीकरण रूप में प्राप्त करना है। चक्रीय अर्थव्यवस्था में बंद लूप प्रणाली, पुनर्योजी मॉडल, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र चक्र। 2049 तक पूर्ण हरित अर्थ का लक्ष्य है। ऊर्जा ऑन साइट नवीकरणीय ऊर्जा में ऑन साइट सोलर, बैटरी भंडारण, संयुक्त बैटरी और सौर भंडारण में ऊर्जा दक्षता में निष्क्रिय और कुशल डिजाइन, ऊर्जा कुशल और डिजिटल रूप में जुड़ी इमारतें। वर्ष 2030 तक नए कार मॉडलों के लिए शुद्ध कार्बन उत्सर्जन निर्धारित करना है। वर्ष 2040 तक सभी परिवहन क्षेत्रों के लिए शुद्ध शून्य उत्सर्जन लागू करना है। हम वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? 2025 में नई इमारतों के लिए शुद्ध शून्य मानक स्थापित करना। 2027 में परमाणु रिएक्टरों, थोरियम और सल्फेट का उपयोग शुरू करना। 2030 तक सभी नए कार मॉडलों के लिए शून्य उत्सर्जन मानक निर्धारित करना। 2035 में सुनिश्चित करना कि 100% बिजली नवीनीकरण हो। 2040 में सभी परिवहन क्षेत्रों में के लिए शुद्ध शून्य उत्सर्जन लागू करना। 2045 तक व्यर्थ मीथेन के 85% को कम करें और पुनः उपयोग करना। 2045 तक पूर्णतः हरित अर्थव्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित करना है। क्योटो प्रोटोकॉल बनाम पेरिस समझौता। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हस्ताक्षरित, वर्ष 2005 में अनुसमर्थित किया गया। 1997 से 2020 तक इसकी 2 अवधियाँ कार्यरत हैं। पेरिस समझौता 2016 में हस्ताक्षर हुआ है। प्रत्येक 5 वर्ष में नई प्रतिबद्धताएँ निर्धारित की जाती हैं। क्योटो प्रोटोकॉल 1990 के स्तर
1990 के स्तर में कुल उत्सर्जन 5% कमी लाने की मूल प्रतिबद्धताएं हैं। पेरिस समझौते में वैश्विक तापन को पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। क्योटो प्रोटोकॉल में उत्तरदायित्व केवल विकसित राष्ट्रों द्वारा उत्सर्जन में कमी करना है। पेरिस समझौते में सभी राष्ट्रों का उत्सर्जन में कमी आवश्यक है। क्योटो प्रोटोकॉल में जलवायु वित्त CDM कार्बन क्रेडिट संयुक्त कार्यान्वयन जैसे लचीले बाजार तंत्रों का प्रावधान है। पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 देशों को सतत विकास तंत्र SDM जैसे बाजार और गैर बाजार तंत्रों के माध्यम से सहयोग करने का प्रावधान करता है। COP26 ग्लासगो UK में पेरिस समझौते और लक्ष्य मुख्य हैं। ग्लासगो जलवायु समझौता पेरिस समझौते के लक्ष्य की पुष्टि देशों से वर्ष 2030 के लिए जलवायु कार्य योजना NDC को सुदृढ़ करने का आग्रह। जीवाश्म ईंधन कोयले में चरणबद्ध कमी, कोयले के उपयोग में चरणबद्ध कटौती, फेज डाउन पर सहमति। भारत के प्रयासों के पश्चात चरणबद्ध समाप्ति। फेज आउट शब्द को बदला गया। सब्सिडी को समाप्त करने का आह्वान। बाजार और विनियमन में पेरिस नियम पुस्तिका अनुच्छेद 6 पेरिस समझौते के कार्यान्वयन नियमों को अंतिम रूप दिया गया। अनुच्छेद 6 के तहत दोहरी गिनती से बचने के लिए द्विपक्षीय तथा वैश्विक कार्बन बाजार SDM के लिए शर्तें निर्धारित की गई हैं। मीथेन वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा 100 प्लस देश 2030 तक मीथेन उत्सर्जन में 30% कमी भारत सहित नहीं है। वनोन्मूलन पर प्रतिबंध की घोषणा 100 प्लस देशों में वर्ष 2030 तक वनों की कटाई रोकने की प्रतिबद्धता भारत शामिल नहीं है। भारत की प्रतिबद्धताएं पंचामृत 5 प्रतिज्ञाएं वर्ष 2070 तक नेट शून्य, वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा, वर्ष 2030 तक 50% नवीकरणीय स्रोतों से, वर्ष 2030 तक 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी, 45% से कम उत्सर्जन तीव्रता। अन्य पहलों में GGI, OSOWOG तथा मिशन लाइफ। भारत और UK द्वारा ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड GGI OSOWOG लॉन्च किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा मिशन लाइफ लॉन्च किया। पर्यावरण के लिए जीवन शैली की वैश्विक पहल। COP26 में जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क UNFCCC का COP26 क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकारकों की 16वीं बैठक CMP 16वीं ग्लासगो समझौता COP26 में किया गया एक समझौता जिसे 197 देशों ने अपनाया। 2015 में पेरिस समझौते के पक्षकारों की तीसरी बैठक CMA3 COP27 शर्म अल शेख मिस्र में जलवायु वित्त लॉस एंड हानि और क्षति कोष लॉस एंड डैमेज फंड। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित कमज़ोर और गरीब विकासशील देशों को सहायता प्रदान करने के लिए इस कोष की स्थापना तथा संचालन का निर्णय लिया गया। अनुकूलन वित्त ग्लोबल सीड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क ग्लोबल सीड पहल G7 और V20 वल्नरेबल 20 देशों के सहयोग से जलवायु आपदाओं के दौरान त्वरित वित्तीय सहायता के लिए आरंभ की गई पहल। भारत की रणनीति दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति LEDS पेरिस समझौते की आवश्यकताओं के अनुरूप 2070 के नेट शून्य लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भारत की निम्न कार्बन विकास रणनीति प्रस्तुत की गई। जैव ईंधन, हरित हाइड्रोजन, परमाणु ऊर्जा वृद्धि संबंधी लक्ष्य। मीथेन निगरानी में मीथेन चेतावनी और प्रतिक्रिया प्रणाली MARS वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए UNEP के तहत एक उपग्रह आधारित निगरानी प्रणाली। COP29 दुबई UAE में उत्सर्जन लक्ष्य। पेरिस समझौते का संचालन ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने के लक्ष्य के अनुरूप महत्वाकांक्षी उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों के रूप में
लक्ष्यों को निर्धारित करने पर चर्चा की गई। जीवाश्म ईंधन फेज डाउन बनाम फेज आउट, ऊर्जा सुरक्षा और उत्सर्जन लक्ष्यों को संतुलित करने के लिए कोयले की चरणबद्ध समाप्ति फेज आउट और चरणबद्ध कमी फेज डाउन पर चर्चा की गई। जलवायु वित्त 200 बिलियन डॉलर वित्त पोषण की आवश्यकता विकासशील देशों के लिए वर्ष 2030 तक वार्षिक 200 बिलियन डॉलर के वित्त पोषण की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए निजी क्षेत्र की निवेश की भूमिका पर बल दिया गया है। COP29 बाकू अजरबैजान में जलवायु वित्त नवीन सामूहिक परिमाणित लक्ष्य हैं। NCQG विकसित देशों के लिए वर्ष 2035 तक जलवायु वित्त को 100 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 300 बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष करने का लक्ष्य अपनाया गया। कार्बन बाजार अनुच्छेद पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 पर समझौता। पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 द्विपक्षीय क्रेडिट व्यापार, 6.4 केंद्रीकृत संयुक्त राष्ट्र कार्बन ऑफसेट प्रणाली के तहत कार्बन बाजारों के लिए तंत्र के रूप में अंतिम रूप दिया गया। मीथेन पर घोषणा। मीथेन में कमी की घोषणा। 30 से अधिक देशों ने जैविक अपशिष्ट भारत को छोड़कर मीथेन को कम करने की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। अन्य पहल में बाकू कार्य योजना, बाकू वर्क प्लान और लिंग कार्य योजना, जेंडर एक्शन प्लान। स्वदेशी ज्ञान को जलवायु नीतियों के एकीकृत करने के लिए बाकू कार्य योजना को अपनाया गया। लिंग और जलवायु परिवर्तन पर लीमा कार्यक्रम का 10 वर्ष के लिए विस्तार किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था है जिसे वैश्विक जलवायु गतिविधियों के समन्वय और निगरानी के लिए एक मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के परिणामस्वरूप 15 दिसंबर 1972 को स्थापित किया गया। मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। शासी निकाय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण महासभा UNEA से 193 देशों सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य शामिल हैं। प्रमुख भूमिकाएं और सचिवालय में UNEP वैश्विक पर्यावरण शासन में केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह कई महत्वपूर्ण बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौतों MEA के सचिवालयों की मेजबानी करता है, जिसमें प्रमुख हैं जैव विविधता और वन्यजीव। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय CBD वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय साइट्स प्रवासी प्रजातियों पर अभिसमय CMS। रसायन और अपशिष्ट मिनीमाता कन्वेंशन, पारा अपशिष्ट से संबंधित वेसल कन्वेंशन, खतरनाक अपशिष्ट संबंधित स्टॉकहोम कन्वेंशन, स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से संबंधित रॉटरडैम कन्वेंशन, खतरनाक रसायनों से संबंधित ओजोन और जलवायु, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना कन्वेंशन, ओजोन परत क्षरण के लिए जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन CCAC। प्रमुख रिपोर्ट और प्रकाशन में UNEP विश्व की महत्वपूर्ण पर्यावरणीय रिपोर्ट प्रकाशित करता है जो वैश्विक नीति को दिशा प्रदान करती है। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट, उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन अवलोकन रिपोर्ट। कार्यान्वयन और साझेदार संस्थाओं में UNEP कई प्रमुख वैश्विक पहलों के निर्माण और कार्यान्वयन में भागीदार है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC वर्ष 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के सहयोग से स्थापित किया गया कार्यान्वयन संस्था। यह वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बहुपक्षीय कोष के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह UNSDG 17 सतत विकास लक्ष्यों SDG को प्राप्त करने में सहायता करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह का एक सक्रिय सदस्य है। महत्वपूर्ण कार्यक्रम और पहले में UNEP जागरूकता विस्तार और जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। अर्थ आवर, UNEP का अर्थ आवर, क्लीन अप द अर्थ, बिलियन ट्री कैंपेन, स्थानीय स्तर पर आपात स्थितियों के लिए जागरूकता और तैयारी, APELL, फेज फॉर अर्थ इनिशिएटिव,
FEI यह पहल विश्वास आधारित संगठनों के साथ जुड़कर पर्यावरणीय मुद्दों पर नीतिगत वार्ता और तथा SDG को सामूहिक रूप से प्राप्त करने के लिए केंद्रित है। हालांकि इसे वर्ष 2017 में UNDP द्वारा शुरू किया गया था। UNEP इसका मुख्य भागीदार है। मिशन लाइफ भारत की पहल है, इसके कार्यान्वयन के लिए भी यह भागीदार है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC एक अग्रणी वैज्ञानिक निकाय है जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर आधिकारिक जानकारी प्रदान करता है। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। गठन 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा स्थापित किया गया। उद्देश्य में जलवायु परिवर्तन संबंधित विज्ञान का आकलन और सरकारों को जलवायु नीतियों के विकास में सहायता के लिए वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना है। पुरस्कार वर्ष 2007 में जारी चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट AR4 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। IPCC को वर्तमान स्थिति IPCC वर्तमान में 7वें मूल्यांकन चक्र AR7 में कार्यरत है। आकलन रिपोर्ट IPCC नियमित अंतराल पर वैश्विक विशेषज्ञों द्वारा संकलित विस्तृत वैज्ञानिक रिपोर्ट जारी करता है। अब तक 6 मूल्यांकन चक्र पूर्ण हो चुके हैं। पहली मूल्यांकन रिपोर्ट FAR 1990 में जारी किए गए। चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट AR4 2007 में जारी की गई। पाँचवीं मूल्यांकन रिपोर्ट AR5 2014 में जारी की गई। छठी मूल्यांकन रिपोर्ट AR6 2023 में जारी की गई। छठी मूल्यांकन रिपोर्ट AR6 के मुख्य निष्कर्ष में AR6 जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के निपटने के लिए तत्काल और परिवर्तनकारी कार्यवाही की आवश्यकता पर बल देती है। तापमान में वृद्धि। वैश्विक तापमान पहले ही पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.1 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, जिससे चरम मौसमी घटनाएं और अपरिवर्तनीय परिवर्तन हो रहे हैं। असुरक्षित आबादी। विकासशील देशों में अतिसंवेदनशील आबादी खाद्य जल स्वास्थ्य संबंधी असंगत जोखिमों का सामना कर रही हैं। आवश्यक लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में तत्काल और व्यापक कटौती की आवश्यकता है, जिसे वर्ष 2050 तक वैश्विक शुद्ध शून्य CO2 उत्सर्जन का शामिल है। आवश्यकताएं में जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे अनुकूलन प्रयासों का विस्तार तथा विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए वित्तीय अंतराल में कमी महत्वपूर्ण है। मुख्य परिवर्तन में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा और भूमि उपयोग और शहरी प्रणालियों में परिवर्तन आवश्यक है, जो मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित हो। जलवायु वित्त और संबंध निकाय में IPCC के कार्य दो मुख्य कार्यवाहियों से संबंधित है। जलवायु वित्त यह स्थानीय, अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक, निजी और वैकल्पिक स्रोतों से प्राप्त वह वित्तीय संसाधन है जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए समन्वय, मिटिगेशन और अनुकूलन एडाप्टेशन कार्यों का समर्थन करना है। ये सामान्य लेकिन विविधित उत्तरदायित्व और संबंधित संबंधित मम्मी ने सारे में डालने से मना किया, तुमको लेना तो ले लो, मैं रख दूंगा। हाँ, रख दो। यह सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व संबंधी दक्षता CBDRC के सिद्धांत के अनुरूप विकसित देशों के विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर बल देता है। राष्ट्रीय ग्रीन हाउस गैस सूची TFI पर कार्यबल। यह IPCC के एक विशेष समूह जो राष्ट्रीय ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की गणना और रिपोर्टिंग के लिए विश्व स्तर पर स्वीकृत पद्धति तथा सॉफ्टवेयर को विकसित करता है। यह विधि UNFCCC के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा अपनाई जाती है। REDD तथा REDD वनों की कटाई और वन क्षरण से होने वाले उत्सर्जन को कम करना। REDD रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन का प्राथमिक उद्देश्य वनों के विनाश को कम करते हुए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी कर लाना है। लक्ष्य यह तंत्र विकासशील देशों को वनों की कटाई क्षरण को रोकने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु गठित किया गया था। उद्देश्य वनों की कटाई रोककर उनमें संग्रहित कार्बन को वातावरण में
वातावरण में की जाने वाली वातावरण में जाने से रोकना है। REDD प्लस वनों का संरक्षण, सतत प्रबंधन और वन कार्बन स्टॉक में वृद्धि। REDD प्लस एक विस्तारित और व्यापक ढांचा है जो REDD के मूल उद्देश्यों में 3 प्रमुख गतिविधियां शामिल करता है। REDD के मूल उद्देश्य में वनों की कटाई, डिफोरेस्टेशन और वन क्षरण डिग्रेडेशन के उत्सर्जन को कम करना है। REDD प्लस में शामिल की गई वन संरक्षण, कंजर्वेशन, मौजूदा वनों की रक्षा करना, वनों का स्थायी प्रबंधन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, वनों का उपयोग इस प्रकार करना कि उनका स्वस्थ बना रहे। वन कार्बन स्टॉक का संवर्धन, एनहांसमेंट, वनीकरण और पुनः वनीकरण के माध्यम से वन कार्बन स्टॉक को बढ़ाना है। निष्कर्ष रूप में कहें तो REDD प्लस न केवल वनों के उन्मूलन को रोकता है बल्कि वनों की गुणवत्ता और मात्रा को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करता है जिससे जैव विविधता को लाभ मिलता है। स्पष्ट है कि REDD केवल वन संरक्षण पर जोर देता है, जबकि REDD प्लस वन संरक्षण के साथ साथ उन्हें बढ़ाने और बेहतर ढंग से प्रबंधित करने पर भी बल देता है, जिससे उत्सर्जन में कटौती के साथ साथ कार्बन पृथक्करण, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन में भी वृद्धि होती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो मौसम, जलवायु, जल विज्ञान, हाइड्रोलॉजी से संबंधित वैश्विक सहयोग को सुनिश्चित करता है। WMO संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC की स्थापना वर्ष 1988 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। WMO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। वर्ष 1950 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था के रूप में स्थापित किया गया। उद्देश्य मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय समन्वय स्थापित करना है। जलवायु और मौसम पूर्वानुमानों संबंधी रिपोर्ट प्रकाशित करना है। WMO वैश्विक स्तर पर निगरानी और अनुसंधान के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों का संचालन करता है। वर्ल्ड वेदर वॉच, WWW वैश्विक मौसम निगरानी, दूरसंचार और डेटा प्रसंस्करण के लिए इंटीग्रेटेड ग्लोबल ऑब्जर्विंग सिस्टम IGOS, एकीकृत वैश्विक अवलोकन प्रणाली, वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम WCRP, वैश्विक जलवायु अनुसंधान कार्यक्रम, ग्लोबल एटमॉस्फेरिक वॉच GAW, वायुमंडलीय संरचना और परिवर्तन की निगरानी, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन UNOC 2025 संस्करण में तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन UNOC 3 आयोजित हुआ 3 से 13 जून 2025 तक नीस फ्रांस में आयोजित किया गया। मेजबान राष्ट्र फ्रांस और कोस्टारिका थे। मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य 14 SDG 14 जल के नीचे जीवन के कार्यान्वयन को समर्थन देना, उससे तेजी लाना है। विषय महासागर के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए कार्यवाही में तेजी लाना है तथा सभी अभिकर्ताओं को संगठित करना है। लक्ष्य समुद्री प्रदूषण, प्लास्टिक, अत्यधिक मत्स्य, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, अम्लीकरण और समुद्री जैव विविधता को हानि जैसी चुनौतियों का समाधान। परिणाम क्या हुए? सम्मेलन में नीस ओशन एक्शन प्लान और हमारा महासागर हमारा भविष्य त्वरित कार्यवाही के लिए एकजुट घोषणा को अपनाया गया। मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज RIMIB, यह मिशन एकीकृत बायो रिफाइनरीज के व्यवसायीकरण में तेजी लाने के लिए नवीन समाधान विकसित करने हेतु एक वैश्विक साझेदारी है जिसका संयुक्त नेतृत्व भारत और नीदरलैंड ने किया। शुभारंभ संयुक्त राज्य अमेरिका के पिट्सबर्ग में वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा कार्यवाही मंच में इनोवेशन रोडमैप लॉन्च किया गया। लक्ष्य 2030 तक 10% जीवाश्म आधारित ईंधन, रसायनों और सामग्रियों को जैव आधारित विकल्पों में से बदलना है। मूल ढांचा यह सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत कार्य करता है, जिसमें ब्राज़ील, कनाडा, यूरोपीय आयोग EC और UK जैसे राष्ट्र शामिल हैं।
कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) यूरोपीय संघ (EU) का एक नीतिगत साधन जिसका उद्देश्य कार्बन रिसाव, कार्बन लीकेज को कम करना, वैश्विक स्तर पर स्वच्छ उत्पादन प्रथाओं को बढ़ावा देना। कार्यान्वयन में अक्टूबर 2023 से चरणबद्ध तरीके से शुरू करना। 1 जनवरी 2026 में चयनित आयात पर आरोपित है। प्रक्रिया में आयातकों को आयातित माल में निहित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की भरपाई के लिए CBAM प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। भारत पर प्रभाव, निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव। CBAM के तहत कठोर जांच के कारण EU पर लौह इस्पात, एल्युमीनियम जैसे भारतीय उत्पादों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव। उच्च शुल्क का जोखिम। भारत में 75% कोयले का निर्भरता के कारण भारतीय उत्पाद उच्च कार्बन तीव्रता प्रदर्शित करते हैं, जिससे यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए कार्बन टैरिफ में वृद्धि हो सकती है। प्रतिस्पर्धात्मकता। भारत में घरेलू कार्बन मूल्य निर्धारण योजना का अभाव होने से उच्च कार्बन कर भुगतान का जोखिम उत्पन्न होता है, जिससे निर्यात प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है।